स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के स्पेशल करंट अपडेट प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज हम जिन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे वो सवाल बनाए गए हैं ऐसी महत्वपूर्ण खबरों पर जो कि आप सभी के लिए आगामी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्र से। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का मानचित्र आप सभी के सामने प्रदर्शित किया गया है। तो आप सभी को बताना है कि कर्नाटक राज्य की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों के साथ संलग्न होती है। अगर कर्नाटक को हम देखें मानचित्र पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम देख सकते हैं और इससे संबंधित वह कौन से जिले हैं जो कि इसकी सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो उसमें महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 6 राज्य हैं जो कि कर्नाटक के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये इस सवाल का सही जवाब रहा और एक होमवर्क आप सभी को करना है और आपको होमवर्क में यह बताना है कि कर्नाटक में कौन कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल क्या आप सभी के लिए बनाया गया है। पहला सवाल है, निसार सैटेलाइट निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। विकल्प है नासा इसरो, नासा जाक्सा, नासा स्पेस एक्स या नासा रॉस्कोमॉस। दरअसल निसार सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया है। एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, यानी कि इसका जो विकास किया गया है नासा और इसरो द्वारा किया गया है। अगर इसकी बात करें इसका पूरा नाम क्या है तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। दरअसल ये अंतरिक्ष में अपने आप में पहली बार या पहला ऐसा व्यवस्थित राडार है जो कि 2 राडारों का उपयोग करेगा। इसके अंतर्गत एस बैंड और एल बैंड का उपयोग करके यह हमारे ग्रह में होने वाले सूक्ष्मतम या कहे 1 सेंटीमीटर से कम परिवर्तन को भी माप सकेगा। और इसका विकास नासा इसरो के द्वारा किया गया है और यह संभवतः वर्ष 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इससे संबंधित अगर आप अन्य जानकारी या इससे ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम इन फोकस में इससे संबंधित एक प्रोग्राम ही किया गया है। तो आप चाहे तो वहां पर जाकर के इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। हालांकि मोटे तौर पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आप सभी को दे दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यह इसका चित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 राडार लगे हुए हैं और ये जो येलो कलर की दिख रही है ये गोल्ड की एक कोटिंग है जो कि जो भी यहाँ पर तरंगे आकर के इससे टकराएंगी ये इसको रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी की तरफ मानचित्रों के माध्यम से भेज देगा। तो इसकी कार्यशैली क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन फोकस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर बातें रही निसार से संबंधित। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल बनाया गया है, भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है। विकल्प है नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो भारत ऊर्जा सप्ताह या यूं कहे इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 6 से 8 फरवरी के मध्य किया गया है और इसका उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसके अंतर्गत उन्होंने सौर ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत एक रसोई प्रणाली को भी पेश किया है। और इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत के जो भी बढ़ते कदम है या भारत ने इस मामले में कितना विकास कर लिया है इसको हाईलाइट करके वैश्विक पटल पर उजागर करना था। इससे संबंधित कुछ बातें हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर 6 से 8 फरवरी तक इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सवाल है, 90वें एशियन मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज यानी AMER9 सम्मेलन का विषय निम्नलिखित में से क्या था। विकल्प है मैपिंग न्यू पाथवेज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। अगला विकल्प है ग्रीन एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन, न्यू पाथवेज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। सबसे अंत वाला विकल्प है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। दरअसल 90वें एशियन मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है भारत ऊर्जा सप्ताह के अंतर्गत ही 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सहयोग से
आयोजित किया गया था और इसके अंतर्गत जो इसकी थीम थी वो मैपिंग न्यू पाथवेज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांसमिशन थे। इसके अंतर्गत न केवल एशिया, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यह एशिया स्तर की जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, इसके बारे में इसका आयोजन किया गया था और इसके अंतर्गत न केवल एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा से संबंधित जो भी विभिन्न मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए इसने एक मंच के रूप में कार्य किया है, जहां पर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न उपभोक्ता, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जो भी विभिन्न उत्पादक थे वहां पर मिलकर के ऊर्जा से संबंधित जो भी जटिल समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है इसके अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए वाला हो जाएगा। आप चाहे तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विकल्प है स्वतंत्र पेट्रोलियम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, विश्व पेट्रोलियम परिषद यानी WPC, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक OPEC, और सबसे अंत में है अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान यानी कि API। तो वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 शीर्षक वाली जो रिपोर्ट जारी की गई है वो ओपेक द्वारा यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2045 तक भारत की जो समस्त ईंधन की खपत है उसमें 27.6% तेल ईंधन की आवश्यकता भारत को होगी, यानी कि भारत की जो ईंधन की पूरी खपत की क्षमता होगी उसमें 27.6% केवल तेल ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बात करें ओपेक की तो इसकी स्थापना सितंबर 1960 में इराक स्थित बगदाद नामक स्थान पर किया गया था और इसके संस्थापक सदस्यों में इस्लामिक गणराज्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। और अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो इस संगठन में यानी ओपेक में अभी 13 देश शामिल हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रहे जो आप सभी के लिए परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। सवाल है, डीप फेक के संदर्भ में क्या सही है? विकल्प है ये त्वरित खुदाई डिवाइस है, ये कृत्रिम ऑडियो होते हैं, ये फेस क्लीनिंग डिवाइस है या फिर ये सुरक्षा संबंधी डिवाइस है। ये 4 विकल्प हैं इससे संबंधित। हालांकि अभी बात करें डीप फेक के बारे में तो ये काफी चर्चित है और अभी हाल फिलहाल में इस पर बहुत सारी सूचनाएं आप सभी को न्यूज के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। दरअसल डीप फेक की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी कहीं पर या उसकी आवाज की नकल की जाती है। दरअसल अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है 4chan और इसके उपयोगकर्ताओं ने स्पीच सिंथेसिस और वॉइस क्लोनिंग करके कई अपमानजनक, नस्लवादी और हिंसक टिप्पणियां की है, जिसकी वजह से ये काफी चर्चित है, ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, जिसमें कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति या आवाज की नकल करके इस तरह की सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीप फेक एक कृत्रिम चित्र और ऑडियो होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न का उत्तर भी आप सभी को मिल जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये कृत्रिम ऑडियो होते हैं। यहाँ पर यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऑडियो के साथ साथ इसके अंतर्गत कृत्रिम चित्र भी बनाए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी मेंस की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उससे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत दृष्टि संस्थान की ओर से ऑनलाइन मोड में दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से शुरू कर दी गई। इससे संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर हैं। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं इस पाठ्यक्रम से संबंधित या कोई अन्य जानकारी आप सभी चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त करके दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल, अगर रसायन विज्ञान की भाषा में बात करें तो इथेनॉल को एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, मिश्रण की स्वीकृति दी गई है? 6%, 10%, 14% या 20%? दरअसल अभी इंडिया एनर्जी वीक के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
20% इथेनॉल मिश्रण के साथ पेट्रोल को लॉन्च किया गया है, जिसे E20 भी कहा जा रहा है। हालांकि यह जो मिश्रण में 20% की बात कही गई है, इसे कई चरणबद्ध तरीके से अप्लाई किया जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 20 हो जाएगा। आइए इससे संबंधित थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातों को और देख लेते हैं। 6 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक, जिसका आयोजन 6 से 8 फरवरी के मध्य बेंगलुरु में किया गया है, उसी के अंतर्गत 6 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने भारत ऊर्जा सप्ताह में 20% इथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल के साथ मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च किया है, जिसे E20 भी कहा जाता है। इससे देश में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने में मदद मिलेगी और एक ये ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है। चलिए चर्चा कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल है, ऑपरेशन दोस्त संबंधित है। विकल्प है तुर्की सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद से, रूस यूक्रेन प्रभावित लोगों की मदद से। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो वहां पे बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं, तो विकल्प कहने का मतलब यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध। अगला विकल्प है भारत रूस सैन्य अभ्यास से, या सबसे अंत वाला विकल्प है भारत मिस्र सैन्य अभ्यास से। तो ऑपरेशन दोस्त का जो संबंध है ए वाले विकल्प से है, यानी कि तुर्की सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद से। दरअसल अभी हाल ही में तुर्की सीरिया में 7.8 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई हैं, और इसी के अंतर्गत मानवीय आधार पर भारत सरकार ने इन प्रभावित क्षेत्रों में यानी तुर्की सीरिया में जो भी लोग प्रभावित हैं उनकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी राहत सामग्री भारत के द्वारा इन स्थानों पर भेजी गई है। और इसी के अंतर्गत तुर्की के हेते प्रांत में एक फील्ड अस्पताल भी भारत ने स्थापित किया है, जो कि अब ऑपरेटिव हो चुका है, यानी वह कार्य करने लगा है, और इसके अंतर्गत सर्जरी और आपातकालीन वार्ड भी स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद करने से है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प है सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, शशि थारूर या अभ्यानंद। तो विक्ट्री सिटी जो है विजयनगर साम्राज्य के काल्पनिक वर्णन से संबंधित एक उपन्यास है, जिसके लेखक सलमान रुश्दी हैं। अगर विजय साम्राज्य की हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, जिसके अवशेष की अगर बात करें तो वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर इसके अवशेष मिले हैं, और हम्पी को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। आप चाहे तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका चित्र भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। इससे संबंधित अगर कुछ बातों को आप देखें तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि यह एक काल्पनिक वर्णन है विजयनगर साम्राज्य का, जिसे पंपा कंपाना नामक एक जादूगरनी और कवि द्वारा वर्णित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके जो अवशेष हैं आधुनिक कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किसके उपचार से संबंधित है? विकल्प है कैंसर, कोरोना, अल्जाइमर या एड्स। तो कार टी सेल जो थेरेपी है ये कैंसर के उपचार से संबंधित है। अगर बात करें इस थेरेपी के बारे में तो इसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी कहा जाता है, यानी कि इसके फुल फॉर्म की बात करें तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो कैंसर के उपचार के लिए जो परंपरागत तरीके हैं, जिसमें मुख्य रूप से कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी किया जाता है, उसके अंतर्गत लार्ज स्केल पर उत्पादित दवाओं और इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करें कार टी सेल थेरेपी के अंतर्गत, तो इसमें जो रोगी की कोशिकाएं हैं उनका ही उपयोग इस उपचार के अंतर्गत किया जाता है। दरअसल जो रोगी की लिविंग सेल्स होती है, यानी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में संशोधित करके इस तरह से ट्रिगर कर दिया जाता है कि वो जब रोगी की बॉडी में या उसके ब्लड स्ट्रीम में फिर से इंजेक्ट किया जाए तो वहां पर मल्टीप्लाइड करके यानी कि क्लोन को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज का उत्पादन कर सके। क्योंकि
किसी भी रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है। बेसिकली अगर हम किसी भी बीमारी की बात करें तो बीमारियां जो होती हैं किसी फॉरेन पार्टिकल या जिसे हम एंटीजन कहते हैं उसके द्वारा उत्पन्न होती है, और इस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है या प्रतिरक्षा प्रणाली है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। तो इसके अंतर्गत जो रोगी की जीवित कोशिकाएं होंगी उन्हें इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा प्रयोगशाला में, और इन संशोधित कोशिकाओं को फिर से रोगी के ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि वहां पर पहुंच करके हमारे इम्यून सिस्टम की जो टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स क्या होती है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले आप देखें जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके अंतर्गत मोटे तौर पर दो चीजें हमें देखने को मिलती है। एक होती है आरबीसीज, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसीज यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ये मुख्य रूप से हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी होती हैं, और इसी के अंतर्गत टी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो टी लिम्फोसाइट जो होती है बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो ये टी लिम्फोसाइट जो होती है एक्टिव फॉर्म में आ जाती है जो कि ट्यूमर सेल्स पर जाकर के हमला करती हैं, और इस तरह से जो हमारा परंपरागत उपचार का तरीका है उससे कहीं ज्यादा ये प्रभावी होता है, और इसी वजह से इसे जीवित औषधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रोगी की जो जीवित कोशिकाएं हैं उन्हीं को संशोधित करके उसके ब्लड स्ट्रीम में फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि वहां पर जाकर के मल्टीप्लाई यानी कि गुणित तो होकर के ज्यादा हो जाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं जो कि ट्यूमर सेल्स से जाकर के लड़ती हैं, और इस तरह से ट्यूमर सेल या कैंसर से लड़ने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन संपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान का अनावरण किया है? विकल्प है G20, यूरोपियन संघ यानी EU, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC, या सबसे अंत में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। तो दरअसल अभी हाल ही में अपने ग्रीन उद्योग का समर्थन करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान का अनावरण किया है। इसके अंतर्गत जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो लाल फीताशाही में कटौती और साथ ही साथ लोगों तक अधिक से अधिक सब्सिडी की पहुंच को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत एक सरल नियामक ढांचे का निर्माण, साथ ही साथ धन तक तेजी से पहुंच प्रदान करना, कौशल विकास को बढ़ाना और यूरोपीय संघ के जो व्यापार नेटवर्क है उसमें सुधार करते हुए इस व्यापार को बढ़ाना शामिल है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि यूरोपियन संघ EU। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? विकल्प है 2516 करोड़ रुपए, 2616 करोड़ रुपए, या 2800 करोड़ रुपए, या सबसे अंत में 22516 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय बजट 2023-24 को अगर हम देखें तो प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए 2516 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अगर पैक्स की बात करते हैं तो यह ग्रामीण स्तर पर सहकारी ऋण समितियां होती हैं जो कि राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत SCBs यानी राज्य सहकारी बैंक से जो भी क्रेडिट या धन होता है वो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को, या जिसे हम DCCBs भी कहते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाता है, और यह ऋण जो है DCCBs के द्वारा इन पैक्स तक पहुंचता है, जो कि आपस में मिलकर यानी पैक्स और DCCBs जो है किसानों से संबंधित जो भी ऋण की समस्याएं हैं उनका निपटान करते हैं सीधे तौर पर। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहा 2516 करोड़ रुपए। अगला सवाल है इसरो द्वारा लॉन्च लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 निम्नलिखित में से किस उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा? विकल्प है EOS-02, INS-2B, EOS-07, या सबसे अंत में है नैनो MX। तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 का लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत EOS 07 पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 2 अन्य उपग्रह भी हैं जो कि जेनस 1 और आजादी सैट 2 हैं और इन तीनों उपग्रहों को, इन तीनों उपकरणों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह जो लॉन्च था, यह इसरो का वर्ष 2023 का पहला प्रक्षेपण था। तो यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है और ये रहा हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड का हम यहीं पर विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड के माध्यम से जिन सवालों और जिन सूचनाओं और तथ्यों के ऊपर चर्चा की गई, वह आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए सहायक साबित होंगे। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।